नमस्कार, मैं अनुज सोम, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। देखिए, आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड की। और ब्रह्मांड में जो हमारा टॉपिक रहेगा निहारिका और आकाशगंगा। तो निहारिका और आकाशगंगा क्या है, इनके विषय में हम जानेंगे। देखिए, मैं आप बता दूं पहले क्या था। निहारिका और आकाशगंगा पहले दोनों समानार्थी शब्द माने जाते थे, कहने का मतलब सिनोनिम्स थे। लेकिन आज के समय में दोनों की डेफिनेशन अलग हो चुकी है। निहारिका को इंग्लिश में नेबुला और आकाशगंगा को इंग्लिश में गैलेक्सी कहा जाता है। नेबुला जो है या फिर निहारिका जो शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है। निहारिका जो शब्द है ये संस्कृत का शब्द है। और निहारिका का जो अर्थ होता है वो होता है कुहासा। कुहासा कुहासा को आप इंग्लिश में फॉग भी कह सकते हैं। तो निहारिका क्या है? आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआती अवस्था को निहारिका कहा जाता है। अब आकाशगंगा किसे बोलेंगे या फिर गैलेक्सी इंग्लिश में हम किसे बोलेंगे? तो गैलेक्सी क्या होती है? बहुत सारे या फिर असंख्य तारों का समूह। असंख्य तारों का समूह जो है ये गैलेक्सी या फिर हिंदी में आकाशगंगा कहलाता है। और आकाशगंगा के निर्माण की जो शुरुआती अवस्था है उसे हम बोलते हैं निहारिका। इंग्लिश में हम इसे ही नेबुला कहते हैं। तो निहारिका जो शब्द है ये संस्कृत से बना हुआ है, जिसका अर्थ है कुहासा। तो अगर अब जो आधुनिक डेफिनेशन है उसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि आकाशगंगा के निर्माण की जो पहली अवस्था है या फिर इनिशियली स्टेज गैलेक्सी की, ये कहलाती है नेबुला। और आकाशगंगा या फिर जो है नेबुला का विकसित रूप, नेबुला का जो विकसित रूप है ये कहलाएगी हमारी गैलेक्सी या फिर आकाशगंगा। ठीक है, तो होता क्या है, देखिए निहारिका और आकाशगंगा से क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछे गए हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको तारा निर्माण की प्रक्रिया जरूर समझा दूं, क्योंकि असंख्य तारों का हमारा जो समूह है वो ही क्या कहलाता है, वो ही हमारा कहलाता है आकाशगंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें जीरो से जाना पड़ेगा और इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि ब्रह्मांड जो है उससे कितने वर्ष पहले बना था। और जनरली सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो सर्व मत है, यूनिवर्स जो थ्योरी है, यो यूनिवर्स थ्योरी जो है, ये यूनिवर्स थ्योरी दी थी बेल्जियम के एक पादरी थे जिनका नाम था जॉर्ज लेमेंटेरे। तो जॉर्ज लेमेंटेरे ने बताया था कि अब से लगभग 15 अरब वर्ष पहले एक जो हमारा ब्रह्मांड है ये मात्र एक मटर के दाने के समान था। एक छोटा सा मटर का दाना था हमारा ब्रह्मांड। और इस ब्रह्मांड में अत्यधिक सघनता के कारण, यानी कि इस जो मटर का दाना है, इस मटर के दाने में अत्यधिक सघनता को इंग्लिश में बोलते हैं डेंस या डेंसिटी। तो अत्यधिक डेंसिटी के कारण क्या होता है, इस मटर के दाने में विस्फोट होता है। और विस्फोट होने के बाद ये है लगातार फैलना शुरू कर देता है। और विस्फोट होने के मात्र 1.43 सेकंड बाद ही हमारा जो ब्रह्मांड है ये अस्तित्व में आ चुका था। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सर्वमत या यूनिवर्स जो थ्योरी है वो बिग बैंग थ्योरी कहलाती है। बिग बैंग थ्योरी, इसे हिंदी में बोलते हैं महाविस्फोट सिद्धांत। ठीक है, लेकिन अभी यहां मैं एक चीज अपडेट आपसे कर दूं। लेमेंटेरे के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण जो है अब से लगभग 15 अरब वर्ष पहले हुआ था। जबकि नासा जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है वो कहती है कि हमारा जो ब्रह्मांड है या जो ये बिग बैंग थ्योरी हुई है ये अब से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि नासा के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण कब हुआ, तो नासा के अनुसार जो आंसर होगा वो होगा 13.7 अरब वर्ष पहले। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मांड का निर्माण कब हुआ, केवल ये क्वेश्चन आता है, तो आप जो है उस पर निशान लगाएंगे 15 अरब वर्ष पहले। तो 15 अरब वर्ष पहले जो है हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इसके बाद जो है, अब मैंने अभी आपको जैसे बताया है कि असंख्य तारों का जो समूह है वो गैलेक्सी कहलाता है। तो पहले तारा निर्माण की प्रक्रिया के विषय में मैं छोटी सी चीज आपको समझा दूं कि तारा कैसे बनता है। क्योंकि जब तक हम तारा निर्माण प्रक्रिया को नहीं समझेंगे तब तक हमारा निहारिका और आकाशगंगा समझना भी व्यर्थ है। तो चलिए देखिए होता क्या है। देखिए ये तो सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड के अंदर
जो सबसे ज्यादा मात्रा में गैस पाई जाती है ये है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो गैस है इसके क्लस्टर या फिर हम इसके बादल के रूप में जो है ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस, जैसे हमारा ब्रह्मांड, हमारा आकाश है, हमारे आकाश में एक बादल आपको दूर दिखाई दे रहा, फिर दूसरा बादल आपको दूर दिखाई दे रहा, लेकिन क्या होता है कि ये दोनों बादल फिर एक होके एक विशाल बादल का रूप धारण कर लेते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मांड के अंदर भी क्या है, हाइड्रोजन गैस है। और ये हाइड्रोजन गैस क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार अभी सभी जानते हैं कि दो चीज क्या होती है, एक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है। जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी क्या करती है, हमारी दूसरी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी प्रकार हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के जो क्लस्टर हैं ब्रह्मांड के अंदर, जो हाइड्रोजन के क्लस्टर हैं इस प्रकार से, ये एक क्लस्टर, ये क्लस्टर 1 नाम दे रहा हूं मैं, ये क्लस्टर 2, तो ये एक क्लस्टर जो है ये दूसरे को आकर्षित करेगा और फिर क्या होगा, आकर्षण के कारण ये दोनों क्लस्टर आगे जाके क्या हो जाएंगे, एक। अब चूंकि हाइड्रोजन के अंदर सूक्ष्म अणु भी पाए जाते हैं जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूल, तो ये मॉलिक्यूल क्या होता है, जैसे जैसे क्या होता है, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण इनका जो जैसे जैसे क्या होता है, देखो गुरुत्वाकर्षण के कारण पहले वाला क्लस्टर दूसरे वाले क्लस्टर के साथ मिलता है और मिलकर क्या हो जाता है, मर्ज। और मर्ज होने के बाद क्या होता है, मर्ज होता है हिंदी में विलीन होना, एक का दूसरे में समावेश हो जाना। तो मर्ज होने के बाद क्या होता है, इनके अणु के अंदर आपस में टक्कर होती है और आपस में टक्कर होने के बाद क्या होता है, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे हम हाथ रगड़ते हैं इस प्रकार से तो क्या होता है, हमारा हाथ गर्म हो जाता है। इसी प्रकार इन अणुओं के अंदर जब धीरे धीरे क्या होता है, टक्कर होनी शुरू होती है, तो ये टक्कर के होने के कारण इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ता है। और जब करोड़ों साल में ऐसा होता है तो क्या होता है, देखिए ये बादल जो है, ये इतने बड़े बादल धीरे 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 गुरुत्वाकर्षण के कारण ऐसे सिकुड़ना शुरू होते हैं और सिकुड़ने के कारण टक्कर बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। तो जब टक्कर बहुत ज्यादा तेज हो जाती है तो टेम्परेचर भी धीरे धीरे बढ़ता है और करोड़ों वर्ष में जब टेम्परेचर 10 की पावर 7 सेल्सियस हो जाता है तो 4 हाइड्रोजन के अणु एक हीलियम का अणु का निर्माण करते हैं। 4 हाइड्रोजन जो अणु हैं ये एक हीलियम बनाता है। देखिए ये जो है कोई केमिस्ट्री की कैलकुलेशन नहीं है, ये केवल मैंने आपको बताया 4 हाइड्रोजन एक हीलियम। कभी आप यहाँ केमिस्ट्री के माध्यम से इसे बैलेंस करना सीखो तो बैलेंस वगैरह नहीं है भाई, कभी बता रहा हूँ आपसे। तो 4 हाइड्रोजन के अणु एक हीलियम का निर्माण करते हैं और ये प्रक्रिया कहलाती है नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन के द्वारा ही या फिर नाभिकीय संलयन ही जो है ये सूर्य या फिर हमारे तारों की ऊर्जा का स्रोत है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि सूर्य के अंदर ऊर्जा किसके कारण होती है, तो आंसर आएगा नाभिकीय संलयन। इंग्लिश में इसे न्यूक्लियर फ्यूजन भी कहा जाता है। ठीक है, तो तारों और सूर्य की जो अंदर ऊर्जा का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन ही है। ये आप नोट कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में यूपी पुलिस या फिर बड़े एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया है। तो होता क्या है, देखिए जिस समय ये हाइड्रोजन की जो क्लस्टर है, ये जो बादल का रूप धारण किए हुए हैं, इस क्लस्टर को हम कहते हैं निहारिका। और जब ये क्लस्टर एक तारों का क्या करते हैं, तारों का निर्माण करते हैं और बहुत सारे तारों के समूह को फिर हम क्या बोलते हैं, आकाशगंगा। तो ये जो डेफिनेशन है ये निहारिका और आकाशगंगा की डेफिनेशन है। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है कि हमारी जो है आकाशगंगा, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, या फिर हमारी जो गैलेक्सी है इसका नाम क्या है। तो हमारी गैलेक्सी का नाम है मंदाकिनी। तो मंदाकिनी है जी हमारी गैलेक्सी का नाम, ये प्रॉपर नाउन है, आप याद रखेंगे। देखिए ब्रह्मांड के अंदर असंख्य गैलेक्सी या फिर आकाशगंगाएं हैं। एक अनुमान के अनुसार, एक इन्फ्रेंस है जिसके अनुसार ब्रह्मांड के अंदर 10 की पावर 11 गैलेक्सी पाई जाती हैं और 10 की पावर 11 गैलेक्सी के अंदर 10 की पावर 11 ही तारे हैं। तो इसके अनुसार जो है एक जो अनुमान वैज्ञानिकों का है उसके अनुसार ब्रह्मांड के अंदर तारों की जो संख्या है वो 10 की पावर 22 कोटि मानी जाती है। एक अनुमान है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। कारण ये है कि 2006 के अंदर प्राग एक जगह है जो चेक गणराज्य की राजधानी भी है, यहाँ पे क्या हुआ, एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के माध्यम से बताया गया था वैज्ञानिकों के द्वारा कि ब्रह्मांड की अभी तक जो हमें जानकारी है वो मात्र 4% ही है।
तो वैसे तो ये कहा जाता है कि तारों की संख्या अनगिनत है, ये इन्फिनिटिव है, लेकिन एक अनुमान जो है वैज्ञानिकों ने जो बनाया है उसके अनुसार लगभग 10 की पावर 22 कोटि तारे जो हैं इस ब्रह्मांड के अंदर पाए जाते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि असंख्य गैलेक्सी हैं और इन्हीं गैलेक्सी के अंदर एक हमारी भी गैलेक्सी है जिसका नाम है मंदाकिनी। तो मंदाकिनी के विषय में जानते हैं, लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिए गैलेक्सी जो है या फिर आकाशगंगा जनरली दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है सर्पिलाकार, ये सर्पिलाकार गैलेक्सी जो है मतलब जो हमारा ब्रह्मांड है इस ब्रह्मांड के अंदर 80% गैलेक्सी सर्पिलाकार ही हैं। दूसरी गैलेक्सी के विषय में मैं अगले चैप्टर के माध्यम से आपको बताऊंगा। फिलहाल जो है हम सर्पिलाकार गैलेक्सी के विषय में पढ़ेंगे। तो हमारी जो गैलेक्सी है यानी कि हमारी जो गैलेक्सी जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया मंदाकिनी, ये एक सर्पिलाकार गैलेक्सी है और इसके विषय में जानते हैं। देखिए गैलेक्सी जो है कुछ इस टाइप है, हमारी जो गैलेक्सी है वो कुछ इस टाइप है, ये सर्पिलाकार है, सर्पेंटाइन इंग्लिश में इसे बोलते हैं सर्पेंटाइन। तो गैलेक्सी का जो केंद्रीय भाग है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कोर, ये केंद्रीय भाग कहलाता है बल्ज। हमारी गैलेक्सी का जो सेंटर है या फिर जो केंद्र है इसे बोलते हैं बल्ज, इंग्लिश का वर्ड है। इस बल्ज के अंदर एक ब्लैक होल स्थित है। अब ब्लैक होल क्या होता है? देखिए ब्लैक होल के विषय में अभी ज्यादातर वैज्ञानिकों को खास नॉलेज नहीं है, लेकिन 2019 के अंदर 2019 में पहली बार ब्लैक होल का एक फोटो भी खींचा गया था, क्योंकि इससे पहले इसे अदृश्य माना जाता था। तो ब्लैक होल क्या है? ये बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण का एक क्षेत्र है। इसके विषय में 8वीं की जो एनसीईआरटी किताब है उसमें भी लिखा हुआ है कि अगर हम एक ब्लैक होल में से कोई लिक्विड या फिर कोई द्रव अगर हम या कोई पदार्थ जो है अगर हम उठाने का प्रयास करेंगे, चम्मच जितना मात्र, एक चम्मच जितना पदार्थ अगर हम ब्लैक होल के अंदर से उठाएंगे तो उसका वजन 10,000 हाथियों के वजन से भी ज्यादा होगा। तो ब्लैक होल क्या है? बहुत बड़ा गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होता है। बड़े बड़े तारों को ये जो है अपने, जैसे ही किसी ब्लैक होल के पास कोई तारा आया तो ये जो है वो तारा इस ब्लैक होल के अंदर जाके समा के नष्ट हो जाता है। तो ब्लैक होल के विषय में भी कोई खास नॉलेज नहीं है। हालांकि स्टीफन हॉकिंग जो 21वीं शताब्दी के सबसे महानतम वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी इसके विषय में रिसर्च की थी और एक किताब लिखी थी, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ किताब का नाम था समय का संक्षिप्त इतिहास, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, समय का संक्षिप्त इतिहास। ये यूपीपीसीएस के एग्जाम में भी आई है। उस किताब के माध्यम से इन्होंने ब्लैक होल के विषय में बताया था। लेकिन बस आपको फिलहाल ये याद रखना है कि ब्लैक होल जो है अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र होता है, मात्र ये। और हमारी जो गैलेक्सी है इसके सेंटर में या फिर हमारी गैलेक्सी की ऊर्जा का जो स्रोत है वो भी क्या है? ब्लैक होल है। तो हमारी गैलेक्सी का जो सेंटर है ये कहलाता है बल्ज, और इसी बल्ज में क्या है? हमारा ब्लैक होल स्थित है। हमारी गैलेक्सी की 3 भुजाएं हैं। भुजाएं को आप इंग्लिश में कहते हैं आर्म्स। तो हमारी गैलेक्सी की 3 भुजाएं हैं, ठीक है जी। पहली भुजा इसकी बल्ज कहलाएगी। दूसरी भुजा जो है इसकी ये दूसरी भुजा कहलाती है मध्यवर्ती भुजा। मध्यवर्ती भुजा को इंग्लिश में बोलता है मिडिल स्प्रिल आर्म। तो मध्यवर्ती भुजा के अंदर जो है ये हमारा सौर मंडल या फिर इंग्लिश में आप कह सकते हैं इसका सोलर सिस्टम, यानी कि हमारा जो कहने का मतलब है सौर परिवार जो है, ये जो पृथ्वी है, अगर हम डायरेक्ट बोलें कि हमारी पृथ्वी कहाँ है हमारी गैलेक्सी के अंदर, तो हमारी पृथ्वी जो है हमारी गैलेक्सी के अंदर मध्यवर्ती भुजा में स्थित है। क्वेश्चन भी आया है एग्जाम में कि सौर मंडल गैलेक्सी की किस भुजा में स्थित है। आप अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं, सौर मंडल गैलेक्सी की किस भुजा में स्थित है। तो आंसर था मध्यवर्ती भुजा। यूपीपीसीएस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके जो बल्ज है, इसके बल्ज से मध्यवर्ती जो भुजा है इसकी जो दूरी है ये है 30,000 प्रकाश वर्ष। 30,000 प्रकाश वर्ष। तो देखिए प्रकाश वर्ष क्या है, एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आया है, क्योंकि आप जनरली क्या है बहुत से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या जो जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है उन्हें नहीं पता होगा, लेकिन ज्यादातर जानते ही हैं। वैसे अभी इतनी नॉलेज तो सभी रखते हैं, लेकिन फिर भी जो नहीं जानते उनके लिए मैं जरूर बता दूं। प्रकाश वर्ष को इंग्लिश में बोलते हैं लाइटिंग ईयर।
प्रकाश वर्ष क्या है, यूपी कांस्टेबल या फिर जो छोटे एग्जाम में काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रकाश वर्ष क्या है, तो आंसर होगा दूरी नापने की एक इकाई। तो प्रकाश वर्ष होता क्या है इसके विषय में जान लीजिए। प्रकाश के द्वारा एक साल के अंदर चली गई दूरी, प्रकाश के द्वारा एक साल के अंदर चली गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। अब देखिए होता क्या है कि प्रकाश जो है एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। प्रकाश जो है कितना, एक सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर, और प्रकाश के द्वारा एक साल में चली गई दूरी मैंने अभी आपको बताया प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो प्रकाश एक साल में लगभग 95 खरब किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो जो प्रकाश वर्ष है, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होगा, 95 खरब किलोमीटर। या फिर अगर क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि प्रकाश वर्ष क्या है, तो आंसर होगा दूरी नापने की इकाई। क्योंकि हालांकि देखिए इससे भी मैं बता दूं, दूरी नापने की इससे भी बड़ी इकाई है जिसका जो जिक्र है वो मैं अगले अध्याय में करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं बता देता हूं कि दूरी नापने की जो सबसे बड़ी इकाई है ये कहलाती है पारसेक। दूरी नापने की जो सबसे बड़ी इकाई है ये पारसेक कहलाती है। चलो मैं भी आपसे बता देता हूं कि पारसेक क्या होता है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। तो ये आप नोट कर सकते हैं कि एक पारसेक बराबर क्या होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो आंसर होगा पारसेक। तो ये छोटी सी नॉलेज जो है आपको जरूर नोट कर लेनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब यहां से जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि हमारा जो सौरमंडल है वो हमारी गैलेक्सी की दूसरी भुजा में है, जिसे मध्यवर्ती भुजा या फिर इंग्लिश में मिडिल स्प्रिल आर्म कहते हैं। देखिए हमारी जो गैलेक्सी है इसकी टोटल भुजा 3 है। हमारी गैलेक्सी की टोटल भुजा कितनी है, 3। तीसरी वाली भुजा ये कहलाती है तीसरी भुजा। तीसरी भुजा, और तीसरी भुजा के अंदर क्या है, यहां पे हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा डेंसिटी यही पाई जाती है। तो हाइड्रोजन गैस सबसे ज्यादा कहां मिलती है, तीसरी भुजा में। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया है, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि हमारी गैलेक्सी के अंदर तारों का निर्माण कहां पे होता है। तो हमारी गैलेक्सी के अंदर, हमारी जो गैलेक्सी है इसके अंदर तारों का निर्माण होता है तीसरी भुजा में। तो ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया था कि गैलेक्सी के अंदर तारों का निर्माण कहां होता है, तो आंसर होगा तीसरी भुजा के अंदर, ठीक है। इसके बाद क्या है, तीसरी भुजा के अंदर क्यों तारों का निर्माण होता है, तो तीसरी भुजा के अंदर हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने अभी आपको तारा निर्माण की प्रक्रिया बताई थी, तो तीसरी भुजा के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है और यही हाइड्रोजन गैस मिलकर फिर तारों का निर्माण करती है, ठीक है। अब होता क्या, देखिए हमारी जो गैलेक्सी का विस्तार है, इसके सेंटर से जो तीसरी भुजा है, यानी कि जो इसके सेंटर से इसके बाह्य रूप तक की जो दूरी है ये है 80,000 प्रकाश वर्ष। तो हमारी जो गैलेक्सी है इसका टोटल विस्तार इसके सेंटर से 80,000 प्रकाश वर्ष है। हालांकि अगर आप दूसरी किताब देखोगे तो कहीं 1 लाख प्रकाश वर्ष भी लिखा हुआ होगा, लेकिन ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे, हमारी गैलेक्सी की तीसरी भुजा में हर साल 10 नए तारों का निर्माण होता है। हमारी गैलेक्सी की तीसरी भुजा के अंदर हर साल 10 नए तारों का निर्माण होता है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। हालांकि अभी नासा के द्वारा कुछ ऐसी भी गैलेक्सी खोज की गई हैं जो एक साल के अंदर 4000 तारों का निर्माण करती हैं, जिसका नाम है बेबी ब्लूम गैलेक्सी, ठीक है। तो उसे बेबी ब्लूम गैलेक्सी को तारा निर्माण की मशीन भी कहा गया है। तो ये जो है ये हमारी गैलेक्सी का छोटा सा एक मैंने आपको बताया है। हालांकि यहाँ से जो क्वेश्चन एग्जाम आए हैं ये मैं आपको बता दूं, हमारी गैलेक्सी की आयु क्या है, तो हमारी गैलेक्सी की आयु है 12 अरब वर्ष, यानी कि 12 अरब वर्ष बाद इसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस है वो सब खत्म हो जाएगी और ये तारे इसके अंदर हैं वे भी सब खत्म हो जाएंगे। तो हमारी गैलेक्सी की जो आयु है वो 12 अरब वर्ष है, जिसमें हमारा सूर्य है, हमारे सूर्य की आयु टोटल आयु वो 10 अरब वर्ष है। लेकिन अभी जो है सूर्य की वर्तमान अगर आयु की बात आप करेंगे तो सूर्य की वर्तमान आयु है 5 अरब वर्ष, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में हमारी गैलेक्सी के माध्यम से पूछे गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।